इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोटाधिकरण क्या काम करता था, उसका क्या कार्य हुआ करता था, या सही मिलान करने को आ सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कुमार कुमारी जो प्रथा है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है। तो किसमें मिलती है आपकी, तो जितनी पुरानी जनजातियां हैं वो मोस्टली आपके जादू टोना भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास किया करती थी। इस प्रथा में होता था कि जो भाई है, जो सबसे बड़ा भाई होगा, फिर भारत चाइना वॉर के बाद ये व्यापार बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारे प्रयास करे दोनों ही गवर्नमेंट्स ने कि इस व्यापार को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ जनजातियों के बारे में, यानी कि ट्राइब्स के बारे में। तो बेसिकली उत्तराखंड में आपकी 4 जो जनजातियां हैं वो हुई है। सबसे पहले है आपकी कोल, फिर आई आपकी किरात, फिर आए आपके खश, और उसके बाद आए आपके भौटान्तिक प्रजाति या शौका प्रजाति। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी कोल जनजाति के बारे में। तो जो आपकी कोल डायनेस्टी है या कोल जनजाति है, ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट ट्राइब उत्तराखंड की कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, कोल है। ठीक, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस पर आपको कोल की संस्कृति का काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। पूरा साहित्यिक ग्रंथ जो भी आपके प्राचीन टेक्स्ट हैं, एंशिएंट जो आपके टेक्स्ट हैं, उसमें कोलों को मुंड या शबर नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि ये जो टेक्स्ट हैं आपके, इसमें कोलों के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, मुंड या शबर। अब यहां से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुंड या शबर जनजाति किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसे कहा जाता है, कोल जनजाति जो है उसी के ये अन्य 2 नाम है, मुंड या शबर। ठीक है, कोल जनजाति के जो लोग हुआ करते थे उनका जो कद था, यानी कि हाइट थोड़ा कम हुआ करती थी, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा डार्क हुआ करता था, नाक थोड़ी चपटी, और जो उनके बाल हैं वो घुंघराले हुआ करते थे। ठीक है, अब कोलों के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा है जिसको हम बोलते हैं कुमार कुमारी गृह प्रथा। ये आगे एक और आपको प्रथा हम पढ़ेंगे जो भोटिया जनजाति में होती है, जिसे नड़बेयम प्रथा कहते हैं। वो प्रथा और ये प्रथा लगभग एक ही जैसी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कुमार कुमारी जो प्रथा है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है। तो किसमें मिलती है, आपकी कोल जनजाति में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि आपकी कुमार कुमारी गृह प्रथा जो है वो भोटिया जनजाति की किस प्रथा से मिलती जुलती है। तो किससे मिलती जुलती है, आपकी रणबेयम की एक प्रथा होती है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, दूसरा है कोल जो जनजाति थी वो सिंधु घाटी के जो लोग हैं, आपने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, जो मृतक हुआ करते थे उन्हें वो खुले में छोड़ देते थे। ठीक है, ये एक तरीका था शवाधान का। जैसे अभी क्या करते हैं, जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो क्या करते थे, खुले में छोड़ देते थे। उसके बाद उनकी जो हड्डियां हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें दफना दिया जाता था। तो यही प्रोसेस, यही जो कोल जनजाति है ये भी क्या करती थी, फॉलो करती थी। दूसरा, ये जो कोल जनजाति के लोग हैं भूत प्रेत जादू टोना इस सब में विश्वास करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, नाग पूजा का इसमें प्रचलन था, जो लिंग पूजा है उसका प्रचलन भी आपको देखने को मिला है। और जो जागर आपने देखा होगा उत्तराखंड की संस्कृति का अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो जागर है और जो पशु बलि है वो इस जनजाति में भी प्रचलित थी। और इस जनजाति से लेकर देखो अभी वर्तमान समय में भी क्या है, पशु बलि भी कई जगह दी जाती है और जागर भी लगाए जाते हैं कई जगह। तो उत्तराखंड की संस्कृति पर इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है कब से है, आपकी कोल जनजाति से। ठीक है, दूसरी जो आपकी जनजाति है वो है आपकी किरात जनजाति। किरात जनजाति को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आपका कीर, किन्नर, किर पुरुष, भिल्ल। अब ये जो भिल्ल वर्ड आया है, भिल्ल वर्ड से इसको संबोधित किया गया है स्कंद पुराण के जो केदार खंड है उसमें किरातों के लिए क्या वर्ड आया है, आपका भिल्ल शब्द आया है। और यहीं से आपका क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि भिल्ल शब्द का प्रयोग किस जनजाति के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, किरातों के लिए किया गया है। एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि केदार खंड में किरात जनजाति को किस नाम से संबोधित किया गया। तो वहां आपको ऑप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप किस में आंसर करेंगे, भिल्ल जनजाति पे। ठीक है, दूसरा है, अब फिर क्या हुआ कि किरातों, ये जो किरात आए कोलों के बाद आए, तो किरातों ने क्या करा, कोल जहां जहां रहते थे उनको उसके राज्य से भगाया और अपना वहां रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जब खश आए, खशों ने क्या करा, खशों ने इनको भगाया और फिर जहां जहां आपके किरात रहा करते थे वहां खश बस गए। और ये जो किरात जनजाति ये कहाँ चली गई, भूटान्तिक, बहुत जो पिथौरागढ़ का एरिया जो आपका बहुत ज्यादा दुर्गम इलाका है पहाड़ियों वाला, वहां पे जाके ये बस गई।
ठीक है। वर्तमान समय में जो इसके वंशज हैं, जो अभी भी जो आपकी किरात जनजाति से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग कहाँ ज्यादा मात्रा में रहता है? आपके मुंशारी में, कपकोट में, टनकपुर में, अस्कोट में, द्वाराहाट में और कुछ तराई भाबर के क्षेत्रों में भी। ठीक है। दूसरा है किरात जनजाति का संबंध आपके मंगोल प्रजाति से माना जाता है, क्योंकि दिखने में ये आपके मंगोलियंस की तरह ही थे। ठीक। इनका जो मुख्य कार्य था वो था आपका पशुपालन, संयुक्त परिवार व्यवस्था हुआ करती थी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे। भोजन मांसाहारी शाकाहारी दोनों चीजों का सेवन करते थे। मदिरा, शहद, सत्तू ये सब भी खाते थे। बहुदैवाद के समर्थक थे, यानी कि बहुत सारे पॉलीथिज्म था, यानी कि एक से ज्यादा देवताओं को मानते थे, जैसे कि अभी भी सब लोग मानते हैं। शिव की पूजा भी करते हैं, विष्णु भगवान की भी, दुर्गा माँ को भी मानते हैं, गणेश भगवान को भी मानते हैं। तो ये पॉलीथिज्म हो गया कि बहुत सारे देवों की पूजा करना। लेकिन जो इनके आराध्य देव थे वो कौन थे? आपके शिव। और ये भी कोलों की तरह ही जादू टोने, भूत प्रेत इन सब में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे आपको क्या मिले? ताबीज वगैरह मिले, तो वो लोग भी करते थे। तो जितनी पुरानी जनजातियां हैं वो मोस्टली आपके जादू टोना, भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास किया करती थी। उसके बाद अगली जनजाति आई आपकी खश। ठीक है। खश जो जनजाति है इसका उल्लेख आपको कई सारे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा, धार्मिक ग्रंथ में भी देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपके प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें भी देखने को मिलेगा, जैसे कि महाभारत में, मनुस्मृति में, ये आपके धार्मिक ग्रंथ हो गए। मुद्रा राक्षस में हो गया। उसके बाद आपकी बृहद संहिता हो गई, काव्य मीमांसा और टालमी, पिलनी, अलबरूनी जो आपके विदेशी लेखक है, इन्होंने भी क्या करा है? खस जनजाति का उल्लेख किया है। ठीक है। और ये जो खस जनजाति है उसके उत्तराखंड में निवास करने के कारण गुप्त काल से लेकर 12वीं सदी तक उत्तराखंड और जो पश्चिमी नेपाल का जो हिस्सा है उसको लोग खश देश के रूप में भी जानते थे, कि वो देश जहां कौन रह रहा है? आपके खश रह रहे हैं। तो उन्होंने उस पूरे प्रांत को, उत्तराखंड को और जो पश्चिमी नेपाल का प्रांत है उस पूरे प्रांत को क्या कहा? खश देश भी कहा। ठीक है। तो उस रूप में भी उत्तराखंड का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो व्यवसाय है वो क्या है? एग्रीकल्चर और आपका पशुपालन, ये तो सब में कॉमन ही है मुख्य रूप से। और ये क्या करते थे? खनिज, जड़ी बूटियां, चमड़ा, यानी चमड़े से, शहद द्वारा भी उनका भी जीवन, उससे भी अपना जीवन यापन करते थे। तो उनको भी बेच कर ये लोग पैसे वगैरह कमाते थे। दूसरा इनका जो जीवन था वो सरल था, जाति भेद नहीं था इनके समाज में, और इनके जो कोल किरात है उनसे क्या थे? अच्छे संबंध थे। यानी तीनों ही जनजातियां आपस में रही हैं, लेकिन सबसे पहले कोल आए, फिर आपके किरात आए, फिर आपके खश आए। ठीक है। और तीनों के ही आपस में क्या थे? ठीक संबंध थे। दूसरा 1885 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद रखोगे अच्छे से कि 1885 ईस्वी में ब्रिटिश काल में जब क्या था? उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन था। उस समय खशों को शूद्र वर्ग में शामिल कर लिया। ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति खुद को खशिया कहलाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि 1885 ईस्वी में उसे क्या किया था? शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया था। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कहलाए। ठीक है। खैर ये बात अलग है, आप इसको याद रखना कि 1885 ईस्वी में ब्रिटिश काल में खशों को किसमें शामिल किया गया? शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकी कुछ सोशल प्रैक्टिसेस थी, यानी कि सामाजिक प्रथाएं थी, जिनसे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखोगे। एक तो नॉर्मल प्रथा है घर जवाई की प्रथा, इससे तो आप वाकिफ ही हैं। इसमें क्या होता है कि वधु अपने ससुराल न जाके, जो वर है यानी जो ग्रूम है वो अपने ससुराल रहता है, उसे कहते हैं घर जवाई की प्रथा। एक जो इनकी प्रथा थी वो थी जेठो। इस प्रथा में होता था कि जो भाई है, जो सबसे बड़ा भाई होगा, उसको संपत्ति में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो इस प्रथा को कहते हैं हम जेठो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्रथाएं हैं, घर जवाई, जेठो, झटेला, ये प्रथाओं का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद थी झटेला, आपकी जो प्रथा थी उसमें क्या था कि अगर कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले, यानी उसकी शादी पहले हुई है, उसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसके जो पहले पति से जो उसकी उत्पन्न जो पुत्र होगा उसको क्या कहते थे? झटेला कहा करते थे। ठीक है। दूसरा आपकी टिकुआ, इनके उसमें एक प्रथा हुआ करती थी। इसके बाद है आपका कि खस जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। ये नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, ग्राम नाग देवता की पूजा करते थे, ग्राम देवता जो गांवों के देवता होते हैं, स्थानीय देवता, उनकी पूजा किया करते थे। आज भी उत्तराखंड में लोग नाग देवता को मानते हैं, कई जगहों पर नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, और सबके स्थानीय देवता अलग अलग होते हैं हर गाँव में, तो उनकी पूजा की जाती है। उनके नाम से जागर भी लगाए जाते हैं। तो जागर का प्रचलन इस जनजाति में भी है। आपका पशु बलि का भी प्रचलन है। दूसरा खश या खशिया, जैसे मैंने भी बताया कि खश या खशिया किसका निम्नता का सूचक माना जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निम्न जाति में वर्गीकृत कर दिया था। तो इसीलिए उत्तराखंड का कोई व्यक्ति खश या खशिया कहलाना
पसंद नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है आपका भोटांतिक प्रजाति या शौका प्रजाति। ये थोड़े इंपॉर्टेंट प्रजाति है क्योंकि इनका जो व्यापार रहा वो तिब्बत के साथ रहा। तो भोटिया प्रजाति क्या करती थी, तिब्बत के साथ व्यापार करती थी और ये व्यापारी इनकी जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा जरिया था। तो इसमें हम आगे चलकर आपका भोटिया व्यापार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी जो शारीरिक बनावट थी उसके आधार पर इन्हें किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है क्योंकि ये भी कुछ कुछ किरातों की तरह ही दिखा करते थे। अब हम अगर भोटांतिक व्यापार की बात करें तो महाभारत काल में और कुलिंद काल में व्यापार बहुत फला फूला। उसके बाद कत्यूरी शासन की खुद ही स्थिति ठीक नहीं थी तो उसका असर इस व्यापार पे भी पड़ा। फिर जब चंद वंश आया तो चंद वंश में खास तौर पे बाज बहादुर चंद के समय में ये व्यापार जो था वो बहुत फला फूला क्योंकि बाज बहादुर चंद ने इसमें जो आपके जो वहां पे जो लुटेरे हुआ करते थे, जो व्यापारियों से लूटमार किया करते थे, उनका दमन करा। तो इस प्रकार से उसने उनको कई सारी सुविधाएं दी जिस कारण चंद काल में भी इनका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चला। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासनकाल आया, गोरखाओं के समय में भी इनका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चला, लेकिन जब अंग्रेजों का शासनकाल उत्तराखंड में स्थापित हुआ उस समय भी इनका व्यापार जो था वो बहुत बढ़िया फला फूला, अच्छे से फूला। फिर ये व्यापार चलता रहा 1962 तक। फिर भारत चाइना वॉर के बाद ये व्यापार बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारे प्रयास करे दोनों ही गवर्नमेंट्स ने कि इस व्यापार को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन उनके किसी भी प्रयास का कोई भी असर हुआ नहीं और सारे प्रयास असफल हो गए। तो अभी वर्तमान समय भी इनमें आपस में व्यापार नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला अब हम पढ़ेंगे कुड़िंद राजवंश। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जनजातियों के बारे में हमने कोल, किरात, आपके खश और भोटियाओं के बारे में पढ़ा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे आपकी दो डायनेस्टी के बारे में। एक हम पढ़ेंगे कुड़िंद डायनेस्टी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे पौरव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, कुड़िंद राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है कि ये उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला राजवंश था। तो देखो पहले आपकी क्या थी, अलग अलग जनजातियां थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक राजवंश का जन्म हुआ। तो कौन राजवंश का जन्म हुआ, आपके कुड़िंद राजवंश का जन्म हुआ। कुड़िंद के इतिहास को जानने के जो आपके प्रमुख स्रोत है वो एक तो है आपका महाभारत जो कि धार्मिक ग्रंथ भी है, दूसरा है आपका पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपकी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है और अष्टाध्यायी में भी आपके कुड़िंद राजवंश का उल्लेख किया गया है। तो इससे क्या हो गया, इसकी सत्यता साबित हो गई। दूसरा है विदेशी लेखक जैसे कि आपका टॉलमी, उसने भी क्या करा है, कुड़िंद राज्य का वर्णन करा है। ठीक है, और कुड़िंद राज्य की जानकारी देने वाले अब तक हमें 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। इसमें से जो आपके 4 अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हमें भरूच से और एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है मथुरा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पुराणों के आधार पर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कुड़िंद जो थे वो महाभारत काल से लेकर दूसरी तीसरी जो ईसा पूर्व है वहां तक कुड़िंदों ने शासन किया होगा। इसके बाद ये वंश आपका महाभारत, मौर्य और शुंग वंश का समकालीन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुड़िंद वंश, देखो मौर्य साम्राज्य तो आप सबने पढ़ा होगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिस समय पूरे भारत में किसका शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का शासन था। उसी समय आपके उत्तराखंड में कौन सा राजवंश उभर रहा था, कुड़िंद राजवंश उभर रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपके शुंग वंश का, जिसकी स्थापना किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, उसका समकालीन भी रहा। यानी कि जब सब जगह किसका शासन है, शुंग वंश का शासन है, उस समय उत्तराखंड में किसका शासन चल रहा था, आपके कुड़िंद वंश के राजा राज्य कर रहे थे। दूसरा, कुड़िंदों की जो राजधानी है वो परिवर्तनशील रही, इनकी कोई फिक्स राजधानी रही नहीं, राजधानी इसकी चेंज होती रही। दूसरा है, बात करते हैं कुड़िंद राजवंशों के शासक के बारे में। तो इसमें जो हमें शासक की जानकारी मिलती है वो है आपका सबसे पहला सुबाहु। तो सुबाहु जो है उसकी उल्लेख हमें देखने को मिलता है महाभारत में। इस सुबाहु नामक शासक ने पांडवों की ओर से क्या किया था, महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। कुड़िंद में कई सारी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। तो कुड़िंद जो आपकी मुद्राएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुड़िंद मुद्राओं के आधार पर हमें कई सारे शासकों के नाम और देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका विषदेव हो गया, अग्रराज हो गया, धनभूति हो गया, धनभूति द्वितीय, बलभूति, अमोघभूति आपका इंपॉर्टेंट है। एक और शासक मिला है मगध। उसके बाद शिवदत्त हैं आपके, हरिदत्त हैं, शिवपालित हैं, छत्रेश्वर आपके इंपॉर्टेंट हैं, भानु है, रावण नाम का भी एक राजा मिला है। तो इन राजाओं में आपके जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, एक तो आप सुबाहु याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था। तो किसकी तरफ से लड़ा था, पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा है आपका जो अमोघभूति था वो इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था, तो आप अमोघभूति याद रखेंगे। अमोघभूति के हमें कई सारे सिक्के भी मिले हैं, यानी मुद्राएं मिली हैं, कॉइन्स मिले हैं। दूसरा आपके छत्रेश्वर प्रकार के भी सिक्के मिले हैं, तो ये राजा भी आपका इंपॉर्टेंट है।
तो आप इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब कुड़िंद में हमें इसकी जो कॉइन्स मिले हैं उसी से हम इसके इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, ठीक है। तो इनकी जो हमें मुद्राएं मिली हैं उन कॉइन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है आपकी इनिशियल करेंसीज और दूसरी आपकी सक्सेसर करेंसीज, यानी कि प्रारंभिक मुद्राएं और परवर्ती मुद्राएं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? आपकी जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं यानी कि जो स्टार्टिंग करेंसी है उन पर किसी भी राजा का नाम नहीं लिखा है, उस पर सिर्फ क्या लिखा है? कुड़िंद लिखा है। तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है कि जिस समय स्टार्टिंग में जब ये राजवंश हो तो एक गणराज्य हो, इसीलिए किसी भी स्पेसिफिक राजा का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये इसका है। दूसरा, इसकी जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी है, तांबे की तांबे की हमें कॉइन्स मिली है स्टार्टिंग में। और मुद्राओं के जो आगे वाला हिस्सा था, ठीक है, ये आपके कॉइन होते हैं ना, एक आगे का हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा होता है। तो आगे वाले हिस्से में क्या क्या आपको चित्र देखने को मिले? बोधि वृक्ष देखने को मिला है, त्रिरत्न के बारे में मिला है, और उसके पीछे क्या बना होता था? पीछे भाग में ऐसे सूर्य की किरणें बनी होती थी, ठीक है। और कुछ मुद्राओं पे हमें कादिस्य भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मिला है? कादिस्य भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसे इतिहासकार राजा नहीं मानते। इसका मतलब है कि कादिस्य नाम का हो सकता है उसमें कोई कबीला रहा हो, इस टाइप से ऐसी चीज है। दूसरा है आपका कि परवर्ती जो कुड़िंद मुद्राएं हैं इसमें क्या था? इसकी जो लिपि है वो आपकी देखो खरोष्टी लिपि है और ब्राह्मी लिपि में मिली है, और लेटर कुड़िंद मुद्राएं जो हमें मिली है वो हमें सिल्वर की भी मिली है और कॉपर की तो मिली ही मिली है। ये जो मुद्राएं हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक है आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और आपकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। इसमें जो आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं ये आपके रजत और तांबे की मिली है। ये आपकी कौन सी है? अभी बता दिया मैंने, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि की है। और इन मुद्राओं में आपको नारी, मृग, स्वास्तिक, बौद्ध वेशनी, चक्र, नाग, चैत्य, वैदिका, नंदी या लहरदार रेखाएं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इन मुद्राओं पे आपको यूनानी प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मौर्य काल चल रहा है, यूनानी आगमन हुआ था उस समय, तो इनकी मुद्राओं में भी आपको क्या दिखेगा? यूनानियों का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। दूसरा है आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अब ये जो आपके कॉइन्स हैं ये मेन रूप से आपके अल्मोड़ा जिले में ही पाए गए, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ये जो मुद्राएं हैं ये आपको केवल तांबे की मिली है, ठीक है, कॉपर की मिली है। और इनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इस पर जिन राजाओं के नाम अंकित है वो है आपका मगभत्स और शिवदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, हरदत्त हो गया। इसमें आपको व्रत मिला है देखने को, कुबड़े बैल की आकृति है, वेदी है, छत्र है, लंबवत रेखाएं हैं, नाग के चित्र हैं, मानव की मूर्तियां भी अंकित हैं। अगली जो मुद्राएं हैं वो है आपकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है भगवत छत्रेश्वर महात्मन, यानी ये इस राजा की समय की मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं पे भी आपको कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और इन मुद्राओं पर आपको त्रिशूलधारी शिव का चित्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई, बात करी हमने कुड़िंद वंश की। तो कुड़िंद वंश में आपकी जो ये कॉइन्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहाँ मिली, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किस राजा के नाम का अंकन किया गया है, वो किस राजा से संबंधित है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं की लिपि क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा और आज का आखिरी वंश है हमारा पौरव वंश या पर्वताकार वंश। अब ये जो आपका वंश है ये डायनेस्टी आपकी पर्वतों से घिरी थी, यानी कि जहां पर पर्वताकार वंश या पौरव वंश के राजा राज्य किया करते थे वो राज्य चारों तरफ किससे घिरा है? पर्वतों से घिरा है। इसीलिए इस वंश को पर्वताकार वंश या पौरव वंश का नाम भी दिया गया है। पौरव वंश के जो अभिलेख है वो हमें तालेश्वर से हमें तांबे और अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें इस डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ये जो अभिलेख है ये हमें 1915 में प्राप्त हुए। ये अभिलेख आपके किसके हैं? श्री धूति वर्मन के हैं और विष्णु वर्मन के हैं, ठीक है, ये इस वंश के राजा हैं। इनकी जो राजधानी थी पर्वताकार वंश की वो थी आपकी ब्रह्मपुर। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखना। पौरव वंश का शासनकाल जो है वो 6ठी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसके बाद जो आपके कत्यूरी वंश है वो पौरव वंश के बाद आपका क्या आया? अगली जो डायनेस्टी आई वो आपकी कत्यूरी डायनेस्टी आई। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई उसके बाद आपका जो पौरव वंश है वो अस्तित्व में आया होगा, ठीक है। इसमें जो आपके तालेश्वर का जो ताम्रपत्र है इसमें किन किन राजाओं के नाम उल्लेख है? विष्णु वर्मन का उल्लेख है, वृषवर्मन का है, श्री अग्निवर्मन, धूति वर्मन, विष्णु वर्मन
द्युति, इन सबके नामों का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसमें जो आपके प्रारंभिक शासक है, जैसे कि आपका विष्णुवर्मन प्रथम है या वृषवर्मन है, इन दोनों ने कोई भी उपाधि धारण नहीं करी, ठीक है। उसके बाद द्युतिवर्मन के जो ताम्र अभिलेख है उसमें एक पौरव वंशी शासक है जिसका नाम है अग्निवर्मन। अग्निवर्मन इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था और इसने जो उपाधि धारण करी है वो उपाधि धारण करी परम भट्टारक महाराजा धीराज की। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अग्निवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो याद रखना कौन सी धारण करी थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण करी थी। अग्निवर्मन के पश्चात जो राजा बना वो बना आपका द्युतिवर्मन। ये कौन था? अग्निवर्मन का पुत्र था। इसने भी अपने पिता की भांति महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण करी। उसके बाद द्युतिवर्मन के बाद उसका बेटा राजा बना विष्णुवर्मन द्वितीय, उसने भी सेम वही आपकी जो उपाधि है वो धारण करी, ठीक है। फिर विष्णुवर्मन की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी कौन थे, कौन राजा बने, कैसे पतन हुआ, लास्ट राजा कौन था, तो इसके संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती अब तक। हो सकता है आगे हमें कोई और अभिलेख मिले तो हमें जानकारियां मिले, फिलहाल हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इस वंश में आपके क्वेश्चन कहां से बनेंगे? इस वंश में आपके क्वेश्चन बनेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पौरवों ने उसी शासन व्यवस्था को अपनाया जो कि हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था थी। शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन होगा? राजा हुआ होगा। राजा जो थे वो स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। राजा क्या थे? आपके निरंकुश नहीं थे, यानी कि उनमें औरों का अंकुश हुआ करता था। जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करके राजा निर्णय लिया करते थे। ये क्या थे? दानी प्रवृत्ति के हुआ करते थे और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इनके अभिलेखों से मिलती है। दूसरा, इनकी मंत्री परिषद के बारे में आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो राजा थे उनकी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जो उन्हें क्या देती थी? सलाह देती थी किसी भी निर्णय को लेने से पहले। इनके मंत्री परिषद में अमात्य हुआ करते थे, बलाध्यक्ष, संधि विग्रह थे, रजो द्वारिक एक पद था, कोटाधिकरण थे, कुमार अमात्य हुआ करते थे, सर्व विषय प्रधान हुआ करते थे, द्रोणाधिकृत और कारगिर, ये इनके क्या थे? मंत्री परिषद में ये सदस्य हुआ करते थे। कोर्ट कौन होता था? कोर्ट वो जगह थी जिस स्थान पर राजा अपने परिवार के साथ रहता था उसे क्या कहते थे? कोर्ट कहते थे। दूसरा है कोटाधिकरण कौन है? तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोटाधिकरण क्या काम करता था, उसका क्या कार्य हुआ करता था, या सही मिलान करने को आ सकता है। तो कोटाधिकरण थे आपके कोर्ट की सुरक्षा प्रबंध का जो अधिकारी हुआ करता था उसे हम क्या बोलते थे? कोटाधिकरण। इनके प्रशासन से संबंधित कुछ और अधिकारी भी हैं जिनको बारे में एग्जाम से क्वेश्चन आता है, या तो फिर सही मिलान करो में आ जाएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रतिहार क्या काम करते थे या निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे वाले। तो प्रतिहार कौन था? प्रतिहार थे आपके, इसका कार्य क्या होता था कि राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करना किसका कार्य है? प्रतिहार का कार्य है। ये आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां भी आप पढ़ते हो ना उसके आगे ऐसे लेस लगा लेना ताकि आप डेली देखो, डेली याद करो या डेली रिवाइज कर लेना। 2-4 दिन रिवाइज करोगे तो फिर दिमाग में आपके छप जाएगी। दूसरा आपका रजद्वारिक। रजद्वारिक का कार्य क्या था? जो भी राजा प्रसाद में लोग आते थे उनकी देखरेख करना किसका काम था? रजद्वारिक का काम था। तो रज से याद रखना राजप्रसाद, ठीक है। अगला है आपका कारगिल, कार्गिक। तो कार्गिक का काम क्या था कि राजाओं को जो भी प्रार्थनाएं की गई हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किसका था? कार्गिक का कार्य था। सुपकारपति का क्या काम था? सुपकारपति राजा के भोजनालय की व्यवस्था देखता था। वो कौन देखता था? सुपकारपति, ठीक है। अगला है बलाध्यक्ष। तो जो सेना का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? बलाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। किस काल में? पौरवों के शासन काल में, ठीक है। दूसरा है जो सेना है वो आपके 3 भागों में डिवाइडेड थी, गज, अश्व और आपकी पैदल सेना। तो गज सेना का प्रमुख गजपति, सिंपल है। अश्व सेना का प्रमुख अश्वपति, सिंपल है। लेकिन एग्जाम वाला पूछेगा कि पैदल सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जयनपति, ठीक है। फिर है आपका आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए किसकी व्यवस्था होती थी? पुलिस की व्यवस्था होती थी। जैसे अभी पुलिस होती है वैसे उस समय भी पुलिस थी। और जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था दंडपाशिक। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौरव काल में दंडपाशिक पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? दंडपाशिक कहते थे। इनकी जो आय का मुख्य स्रोत क्या था? वो था लैंड टैक्स, क्योंकि उस समय सब लोग कृषि ही करते थे, तो लैंड टैक्स हो गया। दूसरा है भूमि कर जो था, जो लैंड टैक्स था उसे क्या कहते हैं? भाग कहा करते हैं, ठीक है। और इस भाग को जो एकत्र करेगा उसे कहते हैं भागिक। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है कितना टैक्स लिया जाता था, कितना भाग लिया जाता था? तो वो लिया जाता था उपज का 6ठा भाग, यानी कि 1/6
पार्ट जो था वो क्या किया जाता था, लिया जाता था। और ये किस रूप में लिया जाता था, अन्न के रूप में, यानी कि जो आपके फूड ग्रेन्स है उसी रूप में लिया जाता था। यानी कि अगर आपके खेत में 6 बोरी अनाज हुआ है तो 1 बोरी अनाज किसके पास जाएगा, पौरव वंश के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोग। क्या है, भोग आपका एक नॉर्मल टैक्स हुआ करता था और भोग को जो एकत्र करता था वो भौगिक कहलाता था। तो भौगिक और भागिक में अंतर है, ध्यान रखना। भागिक आपका लैंड टैक्स है और भौगिक आपका नॉर्मल, जो भोग आपका टैक्स है नॉर्मल टैक्स है आपका। उसके बाद एक होता था आपका द्विरपति और कायस्थ। तो ये क्या करते थे, ये राज्य की आय और भूमि संबंधी जो सूचनाएं हैं उनका आंकड़ा रखने का काम करते थे। ठीक है, 2 प्रकार की भूमि इस समय हुआ करती थी। एक भूमि सिंचाई वाली भूमि, नॉर्मल है, सिंचाई वाली भूमि होती है। एक भूमि ऐसी भूमि होती है जहां सिंचाई नहीं की जा सकती। तो अंतर क्या होता है कि अंतर इसमें जो वर्ड है कि इस समय सिंचाई वाली भूमि को क्या कहते थे, केदार वर्ड यूज आता था। ठीक है, और जो आपकी सारी है, सारी भूमि मतलब बहुत कठोर है, सारी है, पहाड़ी में बोलते हैं ना सार है, सार, तो सार यानी ठोस। तो सारी भूमि क्या होगी, ऐसी भूमि जिसपे सिंचाई नहीं की जा सकती। दूसरा है भूमि को नापने के लिए। अब भूमि को नापेंगे कैसे, तो उसके लिए कई सारी विधियों का प्रचलन था, उसमें से 3 प्रमुख है। वो है आपकी द्रोणवापम, खारी वापम और आपकी कुल्य वापम। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने पढ़ी जनजातियां पढ़ी, कुनिंद वंश पढ़ा, पौरव वंश पढ़ा और हमने भोटिया और तिब्बत व्यापार के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।